वेव ऑप्टिक्स में हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स और क्वांटम नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लोग बात करते हैं कि चीज़ें कैसे हमें दिखाई देती हैं और कैसे दिखाई देने का धोखा होता है। यानी हम लोग देखने संबंधी जितनी बातें हैं, डायरेक्ट किसी चीज़ को देखना या किसी लेंस या मिरर के थ्रू किसी चीज़ को देखना, ये सारी बातें हम लोग किसमें करते हैं? रे ऑप्टिक्स में। इसीलिए हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। फिर रे ऑप्टिक्स पढ़ने में हम कुछ एजम्पशन लेते हैं, और वो एजम्पशंस क्या हैं? पहला एजम्पशन ये है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन, until it falls on some object, किसी ऑब्जेक्ट और सरफेस में जब तक ना गिर जाए लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। तो ये एजम्पशन है या सच है कि लाइट सीधी लाइन में चलती है? ये एजम्पशन है, क्योंकि हम लोग जब वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो वहाँ एक बात पढ़ते हैं कि लाइट किसी होल में, बहुत छोटे होल में जब गिरती है तो वहाँ से वो बेंड कर जाती है। यानी ज्योमेट्री जिस रीजन में सजेस्ट कर रही है कि यहाँ लाइट जाना चाहिए, वो एक्चुअली में लाइट यहाँ वहाँ फैल जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एजेस, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्स्टेकल लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है तो लाइट सीधी लाइन में चलती नहीं है। ये ऑब्स्टेकल एक होल हो सकता है या कोई छोटा सा शार्प एज हो सकता है ना। तो एट शार्प एजेस लाइट बेंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। यानी ये सीधी लाइन में नहीं चलती है। अच्छा, ये शार्प एजेस किस लेंथ के होना चाहिए, किस साइज के होना चाहिए? तो एजेस का जो साइज होना चाहिए वो साइज होना चाहिए ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। यानी जितना छोटा लाइट का वेवलेंथ होता है, अगर उस लेवल का शार्प एज है तो लाइट बेंड कर जाती है। तो यार ये डिस्कशन एक्चुअली में डिफ्रैक्शन का है, और ये हम बातें आगे कंटिन्यू करेंगे जब वेव नेचर ऑफ लाइट करेंगे। लेकिन हम रे ऑप्टिक्स में क्या मान के चल रहे हैं कि लाइट सीधी लाइन में चलती है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें लाइट पड़ रही है, तो दो चीजें होती हैं। लाइट का कुछ पोर्शन कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट करता है, यानी इससे वापस लाइट्स आती हैं, और वो भी कई डायरेक्शन में। और दूसरी बात कि इसके अंदर के एटम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद री एमिट करते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट किस कलर की लाइट एमिट करेगा, ये ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टी है। ये ऑब्जेक्ट येलो इसलिए है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल उस कलर की लाइट को एमिट कर रहे हैं, तो वो कलर मॉलिक्यूल लेवल पे डिसाइड हो रहा है। और रही बात जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अगर व्हाइट लाइट इस पे पड़ी है तो इससे व्हाइट ही रिफ्लेक्ट होगी। यानी मेरे पास इस सीट से जो लाइट आ रही है उसमें दो चीजें हैं, एक वो लाइट जो इस मटेरियल के मॉलिक्यूल लेवल से आ रही है, और एक वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। दोनों तरह लाइट है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के दिखाई देने का सेंस किस लाइट से हो रहा है? हाँ, मॉलिक्यूल लेवल से जो लाइट आ रही है उसी से हमें इसकी कलर इंफॉर्मेशन मिलती है। नहीं, कुछ नहीं, सुरक्षित सब कुछ। हाँ, लगा तो नहीं? मतलब तो मुझे लगता है वो जगह सेफ नहीं है आपके लिए। इस सीट में बैठेंगे, लेकिन इस सीट का फीस है यार, लिमिटेड सीट ओनली। हाँ हाँ, कॉपी मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, तुम फनी हो गए यार, मुझे लगा सीरियस बात कर रहे हो। क्या हुआ? तुम चिन्हट से होके आती हो या ये चंदन हॉस्पिटल से?
क्यों? तुमको ये नहीं पता है? वो जो बस अड्डा है उसके बगल से रास्ता है और वो रास्ता एक सर्विस लेन से आता है, नहीं पता है? वहां आने की चिन्हट के आने की जरूरत नहीं, हमेशा चिन्हट में ही लोग फंसते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। इंदिरा नगर से फ्लाईओवर उतरा, फ्लाईओवर से उतरे, फिर जैसे ही वो शहीद पथ वाला ब्रिज आता है उसको और आगे चले जाओ, थोड़ा सा आगे जाओगे तो बस अड्डे वाला पुल बना है, उसको पार कर जाओ और रोड में एकदम किनारे चले जाओ। किनारे से सर्विस लेन है, सर्विस लेन का मतलब वो मेन रोड से हटके, वहां लोग सीधा भी जाते हैं और उल्टा भी जाते हैं। उस रोड को पकड़ के आ जाओ, चंदन हॉस्पिटल के बगल से रास्ता है, तो कहीं जाम नहीं मिलता है। ये एक्स्ट्रा है पढ़ाई के अलावा ये सब चीजें। एम आई राइट? ये रास्ता पता है आपको? गलत क्यों बताऊंगा यार, यहाँ मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, चंदन हॉस्पिटल के बगल से रास्ता है, तो तुम जेनहट का क्यों आती हो? मतलब एकदम सीधा सीधा रास्ता पता है। ये रास्ता अभी मैंने एक बार और भी बताने की कोशिश की है, तुमको समझ में कहाँ आता है? नोट कर लिया करो, रिवाइज कर लिया घर में जाके। तो आज मैंने रे ऑप्टिक्स शुरू किया है, रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में ये जंक्शन लिया कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है जब तक वो किसी चीज पे ना गिरे, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत छोटे लेवल पे अगर बहुत छोटा ऑब्स्टकल या होल है जो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का साइज रखता है, वहां से लाइट बेंड कर जाती है, तो ये सही नहीं है। बट जिस समय पे ऑप्टिक्स की ये रे ऑप्टिक्स लिखी गई, पता है ये रे ऑप्टिक्स किसकी लिखी हुई है? न्यूटन की। उस जमाने में इस लेवल की बातों पे किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था, और जिस लेवल की बातों पे इंटरेस्ट था वो विजुअल लेवल वाली बातें थी कि लेंस से इमेज कैसे बनी, मिरर से इमेज कैसे बनी, उन सब चीजों के जवाब किसने दिए थे? न्यूटन ने। तो उसमें यह जंक्शन पूरी तरह से फिट बैठता था कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। एंड लाइट कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द आई। यानी अगर लाइट ना हो, ये लाइट ना हो, तो मॉलिक्यूल लेवल पे ऑब्जॉर्प्शन एमिशन बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा तो उतनी लाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो लाइट की वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं, लाइट है तो सब कुछ दिख रहा है, नहीं है तो सब बंद हो जाएगा। ठीक है? जब भी मैं कहता हूं यार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? निग्लिजिबल साइज का एक डॉट जो लाइट के प्रेजेंस में रखा है, और लाइट के प्रेजेंस में रखा है तो इसके अंदर लगातार एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रहा होगा और रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। मैं बात कर रहा हूं कि इसने जो लाइट एमिट करी है, जो इस ऑब्जेक्ट की कलर इंफॉर्मेशन लेके जा रही है ना, क्या ये लाइट जो इसकी कलर इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, जब ये आंख पे पड़ती है तो आंख के अंदर ये रेटिना में जाती है, और रेटिना में जाने के बाद वो ऑप्टिकल नर्व्स उसको ब्रेन में पहुंचाती हैं, और ब्रेन समझ जाता है कि किस कलर की इंफॉर्मेशन आई है और कितना पास या दूर से आई है। तो बात आती कलर इंफॉर्मेशन पता चल जाता है, ये तो समझ में आता है कि भाई ऑप्टिकल नर्व्स किसी तरह से रीड कर लेती होंगी, लेकिन कितना दूर या पास से आई है ये कैसे आंख रीड करती है? तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ दो डॉट बना दिए जाए तो हम समझ जाते हैं कौन सा डॉट आगे है कौन सा डॉट पीछे है, ये समझ जाते कि नहीं? तो उसमें लाइट की क्राउड का रोल होता है। जैसे मैं कह दूं एक आंख ये पास में है और इतनी क्राउड ऑफ रे आंख पे जा रही है, और एक आंख उतनी ही बड़ी आंख है, ये थोड़ा दूर है, सेम जितनी बड़ी आंख ये है, एक ही इंसान की एक आंख इधर है एक आंख इधर है। ठीक है? अगर मैं इस आंख के बारे में बात करूं तो इसकी आंख में जो एंगल सबटेंड किया है, इसकी आंख में जो एंगल सबटेंड किया है क्राउड ने, तो किसमें ज्यादा बड़ा है? पास से देखने पे या दूर से देखने पे? पास से देखने पे। यानी इसका मतलब ये क्राउड आंख पे एक एंगल सबटेंड करता है जिससे हम ये समझ जाते हैं कौन सी चीज पास है कौन सी चीज दूर है। तो दूरी का अंदाजा हमें किससे पड़ता है? रे की क्राउड से नहीं। दूसरी बात कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना क्लियर नजर आ रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? देखो हम लोग रेज से ही ऑब्जेक्ट नजर आता है, तो जितनी ज्यादा रेज होंगी क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर हमें कोई चीज बहुत क्लियर देखना होती है तो हम क्या उसको दूर से देखते हैं या पास से देखते हैं?
पास से देखते हैं, एक लिमिट भर, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा पास रखने पे क्या समस्या आ जाती कि हमारी आंख उस इंफॉर्मेशन को रेटिना तक नहीं पहुंचा पाती। वो लिमिट सबको पता है कि नहीं, कितना, 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर के बाहर रख के अगर 35 सेंटीमीटर पे हम कोई चीज देखें और 50 सेंटीमीटर पे कोई चीज देखें तो कहां ज्यादा साफ नजर आएगी, 35 सेंटीमीटर। क्यों, जितना हम पास आएंगे नंबर ऑफ रेज हमारी आंख पे उतनी ही ज्यादा जाएंगी, तो क्लैरिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो मैं कह सकता हूं क्लैरिटी ऑफ व्यू किस में डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रेज पे, और नंबर ऑफ रेज पे किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। जितना डिस्टेंस पास होगी उतना नंबर ऑफ रेज नहीं। लेकिन ये एप्लीकेबल कितने के लिए है, एप्लीकेबल फॉर डी ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये बात एप्लीकेबल है कि क्लैरिटी जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्लैरिटी कम होगी, है ना। नंबर ऑफ रेज, और नंबर ऑफ रेज इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। एक नाम और इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन आर स्क्वायर, तो वो दूरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्राउड ऑफ रेज से हमें दूरी का अंदाजा लगता है। तो जैसे मैं कहूँ कि एक एरोप्लेन हम उड़ता हुआ देखते हैं तब क्लियर नजर आता है, या जमीन में जब खड़ा होता है तब ज्यादा क्लियर नजर आता है जमीन में। क्यों, क्योंकि उससे हमारी आंख में रेज ज्यादा पड़ती हैं। नोट कर लिया है? कहाँ नोट किया है? ठीक, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक पॉइंट से ज्यादा है, वो एक लाइन ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो एक सरफेस ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई भी लाइन ऑब्जेक्ट हो या सरफेस ऑब्जेक्ट हो, हम कह सकते हैं यार कि वो बहुत सारे डॉट से मिलके बना है, और हर डॉट वही काम करेगा, हर डॉट वही काम करेगा जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट करता है। यानी अगर आंख इस ऑब्जेक्ट को देखेगी तो यहाँ की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, यहाँ की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, यहाँ की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। क्या हर डॉट से बहुत सारी रेज आंख को जाएंगी? तो मैं कहूँगा ये डॉट भी नजर आएगा, ये नजर आएगा, पूरा कलेक्टिव नजर आएगा, क्योंकि हर डॉट की इंफॉर्मेशन आंख को मिल रही है। अब मैं अगर बात करूं कि ये पूरा ऑब्जेक्ट की सारी रेज, हर ऑब्जेक्ट की बहुत सारी रेज आ रही हैं, और ये सारी रेज का जो क्राउड है वो क्या बताओ, एक बाउंड्री डिसाइड करेगा
और सारी रेज उसी बाउंड्री में से आ रही हैं। मैंने कहा कि ये एक लास्ट रे है और ये एक लास्ट रे है, क्या सारी रेज इसी बाउंड्री के अंदर से आ रही हैं। तो ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम होता है क्या? एंगल ऑफ विजन। ये एंगल एंगल ऑफ विजन कहलाता है। इस एंगल का कोई नाम नहीं रखा गया है ना। क्या बताओ, ये एंगल ऑफ विजन आंख पे कितना ज्यादा बड़ा है, उसी पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का हम कितना बड़ा साइज देख रहे हैं। जब भी कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है तो उसी के हम साइज की बात करते हैं, डॉट ऑब्जेक्ट का कोई साइज नहीं होता है। तो अब ये ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा दिखाई देगा, किस पे डिपेंड करता है कि एंगल कितना बड़ा है। यानी एक ऑब्जेक्ट, इसी इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट अगर ये आंख बहुत दूर से देखे तो क्या बताओ, आंख पे जो एंगल सबटेंड होगा ये वाला और ये क्या सेम होगा? यानी एक ही साइज के ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर से देखते हैं तो वो क्राउड का जो एंगल आंख पे पड़ता है वो छोटा होता है, पास से देखते हैं तो। यानी वही एरोप्लेन जब एयरपोर्ट पे होता है तो हमें बहुत बड़ा नजर आता है, और जब आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो बहुत छोटा नजर आता है। किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ विजन में, है ना। ये एंगल ऑफ विजन gives the sense of size of object। जितना बड़ा एंगल ऑफ विजन होगा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा या छोटा नजर आएगा। तो अब दो बातें हो गई हैं कि एंगल ऑफ विजन से हमें साइज का अंदाजा लगता है और दूरी से हमें क्लैरिटी का अंदाजा लगता है। यानी वही एरोप्लेन जब आसमान में उड़ रहा होता है तो एंगल छोटा नजर आता है और क्लैरिटी कम नजर आती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रेज, उस प्लेन से आने वाली रेज इतने बड़े रीजन में फैल रही है कि हमारी आंख में उसका बहुत छोटा अमाउंट आता है, जिसकी वजह से वो एरोप्लेन हमें क्लियर नजर नहीं आता है। तो इतनी बातें मैंने जो अभी तक बताई हैं, इन्हीं चीजों का रोल है जिनकी वजह से चीजें हमें दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं या धुंधली दिखाई देती हैं। किस पे डिपेंड करता है? रेज पे। बड़ी दिखाई देती हैं या छोटी दिखाई देती हैं, किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ विजन पे। तो ये जितनी बातें मैंने अब तक करी हैं, ये एक्चुअली में पूरे जितने टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं उन सब के लिए कॉमन है। और अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स में बहुत पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन पे एंट्री करने वाले हैं, और वो सेक्शन है रिफ्लैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। एक बार फोन करके पूछ लो सिद्धार्थ क्यों नहीं आ रहा है। यस रिमोट यहीं छोड़ दिया करिए। तो एक ऑब्जेक्ट कितना छोटा या बड़ा नजर आता है, कितना दूर या पास नजर आता है, वो किस पे डिपेंड करता है? क्राउड ऑफ रेज पे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करता है, अगली बात आती है रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन किसके थ्रू होता है? स्मूथ सरफेसेस के थ्रू। और स्मूथ सरफेस का कोई प्लेन या कोई
कर्व वाली सरफेस हो उसको हम लोग मिरर बोलते हैं। तो यार मिरर हमने सबने देखा है कुछ इस तरीके से, एक सरफेस स्मूथ बनाई जाती है और एक सरफेस कैसी होती है, एक सरफेस कोटेड रहती है, उसमें कोई खास तरह का पेंट यूज होता है जो बेसिकली रे को आर पार नहीं जाने देगा, यानी इसको इतना स्मूथ करते हैं कि लाइट पड़ेगी तो वापस आएगी। तो यार इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उस तरफ वाले को हम सिंपल बोलते हैं कोटिंग। एक ऐसी कोटिंग देना है कि लाइट आर पार ना हो पाए। तो मिरर में दो सरफेसेस हैं, एक है कोटिंग और एक है स्मूथ पोर्शन, स्मूथ सरफेस। तो रिफ्लेक्शन किससे होना है, स्मूथ सरफेस से। तो ये हमारा प्लेन मिरर है। और दूसरे मिरर जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो देखा, देखने में ये मिरर क्या एक सरफेस है या लाइन है, ओके क्योंकि कॉपी पे लाइन बनाई जाती है तो हमारे दिमाग में ये शब्द आ ही जाता है। मिरर लाइन होती है, मिरर लाइन होती है या सरफेस होती है। अरे भाई हम लोग रोज मिरर देखते हैं तो क्या लाइन, ऐसी लाइन वाली मिरर लाके देखते हैं, उसमें दिखाई कैसे देगा, ऐसा होता है ना मिरर। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। और स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, इस तरह का, मतलब एक तरफ से अंदर तवे टाइप का होता है, देखा होगा लैब में, एक तरफ से कोटिंग एक तरफ से स्मूथ। तो ये क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर। तो दो तरह के मिरर की हमें बात करना है, प्लेन मिरर और दूसरा क्या। अब यार ऐसे बनाने का मतलब तुम ये मत समझना कि ये लाइन है, ये कैसा होता है, तवे जैसा होता है। तवे की एक सरफेस स्मूथ होती है और दूसरी वाली तवे जैसा होता है। तवा जानते हैं ना सभी लोग, ठीक। अगर अंदर वाली स्मूथ है, बाहर कोटेड है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और अगर अंदर कोटेड है, केव वाला पार्ट कोटेड है, तो कॉन्वेक्स्ड पार्ट स्मूथ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो दो तरह के मिरर हम लोगों को स्फेरिकल पढ़ना है, यानी कर्व मिरर पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है। कोई भी मिरर हो, सारे मिरर में एक ही नियम काम करता है जिसको हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी भी तरह का मिरर हो, सारे मिरर में एक कॉमन लॉ यूज होता है लाइट के लिए, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सबको पता है, बताएं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताएं। हाँ, तो किसी मिरर में जब कोई रे इंसिडेंट करी जाती है तो पहला, एक्चुअली इसको दो लॉ में बताया जाता है कि पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अ एंड नॉर्मल इज आल्सो ड्रॉन इन द सेम प्लेन, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, है ना। पहला नियम का सेंटेंस क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल उसी पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर है जिस पे लाइट इंसिडेंट करी है। तो ये रे और ये नॉर्मल एक ही प्लेन में ड्रॉ किया जाता है। तो फिर आई और आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल और इसी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तीनों सेम प्लेन में है और आई और आर इक्वल है। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये किस मिरर के लिए काम करता है, मैंने प्लेन बनाया ही नहीं इसीलिए, किसी भी तरह के मिरर के लिए, वो स्फेरिकल के अलावा कोई और टेढ़ा मेढ़ा मिरर हो। कभी तुमने और टेढ़े मेढ़े मिरर नहीं देखे क्या, कभी तुम लोग किसी जू में या फिर किसी म्यूजियम में या किसी जगह पे, ऐसी जगह गए हो जहां पे ऐसे टेढ़े मेढ़े मिरर रहते हैं, अपने आप को देखो तो कहीं से फूल जाता है शरीर, कहीं पे, कहाँ होता है, कहीं कहीं होता है। हमारे यहाँ
कानपुर में एक मोती झील था, वहां पे लगा रहता था। कितने लोग कानपुर गए हैं? कानपुर मोती झील नहीं देखा? अब है भी नहीं देखने लायक, बहुत पहले हुआ करता था। अभी वो सारे शीशे में से कुछ शीशे बचे हैं, बाकी लोगों ने तोड़ दिए हैं, कुछ में पान थूक दिया है, खराब हो गए ले देखे। तो यार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल, सारी बातें भूल भी जाएं तो इतना तो हमें याद रखना है, किसी भी तरह का मिरर हो सबके लिए एक ही नियम है, और वो नियम क्या है कि I और R ये क्या होगा, सेम होगा। एंगल I एंगल R क्या होगा, सेम होगा। तो अभी यार ये डिस्कशन भले किसी भी तरह के मिरर के लिए काम करता है, लेकिन अभी हम अपना डिस्कशन केवल प्लेन मिरर तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग किसके लिए करना है, प्लेन मिरर के लिए। मैंने कहा ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, मैंने यहां पर एक रे 30 डिग्री पे इंसिडेंट करी है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है थीटा क्या होगा, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तीसरा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। हाँ भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, 30 डिग्री। पहली बात तो यही है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, कितना, 30 डिग्री। तो ये थीटा क्या होगा, क्या बताओ, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है, तो 90 में से 30 घटाओगे तो बचेगा कितना, है ना, थीटा आएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60। एक और बात हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या बताओ, ये नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल के इधर का सीन और उधर का सीन बिल्कुल एक जैसा होता है। अगर I और R इक्वल है तो बचा हुआ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये 60 है तो ये क्या होगा, 60 होगा। मैंने एक और चीज पूछी है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, कोई भी चीज का एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है जिस रास्ते पे वो पहले है और जिस रास्ते पे बाद में जाने लगा उसके बीच का एंगल। तो बताओ अगर मिरर ना होता तो ये इस रास्ते पे आगे जाती, ये इस रास्ते पे आगे जाती, लेकिन मिरर आने की वजह से ये रे इस रास्ते पे वापस जाने लगी। मैंने इस रे और इस रे को टेल से टेल जोड़ दिया है, ठीक है, ये एरो का टेल और इस एरो का टेल, तो जहां जाना चाहिए और जहां जाने लगी उसके बीच ये जो एंगल होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कितना वो अपने रास्ते से भटक गया। अगर मिरर ना आता तो ऐसे जाता, मिरर आ गया तो ऐसे जा रहा है, क्या अपने रास्ते से भटक गया कि नहीं। तो जितना एंगल भटका है उसी का नाम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का हिंदी मतलब भी होता है कितना भटकाव है, कितना वो अपने पाथ से विचलित हो गया, डेविएट हो गया। तो कितना कितना आएगा, कितना आएगा, नहीं दिख रहा है, बताओ जरा। ये 60 है तो ये सामने वाला कितना होगा, 60, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 120 हो गया। बल्कि मैं इसको और जनरल तरीके से बता रहा हूं, क्या बताओ, ये एक लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन का ये पूरा एंगल कितना होता है, 180। क्या ये I है और ये R है, इतने एंगल के अलावा ये पूरा डेविएशन एंगल है कि नहीं है। तो डेविएशन एंगल कितना है, 180 माइनस I प्लस R, और I R तो सेम ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2I। क्या ये फॉर्मूला बन गया एंगल ऑफ डेविएशन का, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इन सिंगल रिफ्लेक्शन 180 माइनस 2I। ये फॉर्मूला सबको विजुलाइज होना चाहिए कि ये पूरी लाइन में इतना एंगल कितना है, 2I, 180 में से 2I जाएगा तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा।
बोतल कहाँ है मेरी? अच्छा वहां रखे पीछे। मैं बोल दूँ ये कोई एंगल है आई और ये एंगल उसी के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कोई रे जिस रास्ते से आ रही थी उस रास्ते से थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर गई है, तो रिफ्लेक्टेड के साथ क्या होगा भाई? क्या ये थीटा से थोड़ा एंगल बढ़ गया है कि नहीं? तो रिफ्लेक्टेड का भी एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये बात सबको समझ, अगर रे टर्न करेगी तो जितना एंगल रे में होगा इंसिडेंट में उतना ही रिफ्लेक्टेड। ये सिंपल सी बात है। क्या आई इक्वल टू आर है तो डेल्टा आई इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा आर, यानी जितना आई में फर्क पड़ेगा उतना आर में। ये एंगल क्या है? डेल्टा आई। ये कितना है? डेल्टा आर। लेकिन थोड़ा देखने की बात है, नोट करने की बात, समझने की बात है कि अगर आई में असर एंटी क्लॉकवाइज आया है तो आर में असर है ना, ये दोनों चेंज एक सेंस के नहीं है। बात क्लियर है? डेल्टा आई एंटी क्लॉकवाइज है तो डेल्टा आर कैसा है? क्लॉकवाइज है। कभी शायद इस पे कोई नोटिस करे, ध्यान देने वाली बात है कि दोनों सेम सेंस में नहीं है, नहीं। तो मुझे बताओ, अगर आई बढ़ा है तो डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आई बढ़ा है यानी अगर डेल्टा आई इंक्रीज करता है तो डेविएशन, यानी एक तरह से आई इंक्रीज किया है, डेल्टा आई नहीं आई इंक्रीज किया है, तो आई इंक्रीज करेगा तो डेविएशन डिक्रीज करेगा। अरे तुम ऐसे ही कह सकते हो, डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस 2i। आई बढ़ेगा तो डेविएशन कम होगा, ये बात हमें नजर आ रही है। एक और फेमस चीज है कि जब भी हम किसी मिरर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट घुमाते हैं, अभी मैंने किसको घुमाया था? रे को घुमाया था। अब मैं क्या करने वाला हूं? मिरर को घुमाने वाला हूं। और मिरर को जब भी घुमाते हैं, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, है ना, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, यानी इंसिडेंट रे वही है, रे फिक्स्ड। अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड है तो रिफ्लेक्टेड पे फर्क पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ध्यान दे जरा, मैंने यहां पे मिरर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराया है। देखना जरा ऐसे कुछ, क्या बताओ अगर मैं मिरर को रोटेट कराऊंगा तो साथ ही साथ उसका नॉर्मल भी रोटेट करेगा। देखो, अगर मिरर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नॉर्मल भी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या बताया, रे के साथ नॉर्मल का एंगल पहले जितना नहीं रह जाएगा, क्या हो गया है? कम हो गया है। पहले अगर आई था और मिरर थीटा घूमा है तो क्या नॉर्मल भी थीटा घूमा है, तो ये एंगल अब कितना रह गया होगा? आई माइनस थीटा।
और अगर ये आई माइनस थीटा रह गया होगा तो क्या नई रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ आई माइनस थीटा पे होगी कि नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं इंसिडेंट वही है लेकिन रिफ्लेक्टेड बदल गई कि नहीं? और रिफ्लेक्टेड पहले वाली पोजीशन से उसी सेंस में घूम गई है जिस सेंस में मिरर घूमा है। कितना घूम गया है? यस, ये बहुत फेमस रिजल्ट है। बताओ अच्छा, जैसे मिरर थीटा घूमा, नॉर्मल थीटा घूमा, तो ये एंगल कितना कम हो गया? थीटा कम हो गया। तो ये भी तो थीटा कम हो गया, और जब दोनों थीटा थीटा कम हुए हैं तो ये फर्क कितना होगा? 2 थीटा। और तुम ऐसे समझ सकते हो ये पूरा पहले 2i था, अब ये पूरा 2i माइनस 2 थीटा हो गया है, तो फिर इसका मतलब कमी 2 थीटा की आई है कि नहीं? ये एंगल कितना होगा? 2 थीटा। क्या बात समझ रहे हैं? ये बात मैं कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, डेविएशन चेंजेस बाई 2 थीटा। अगर मिरर को हमने थीटा घुमाया है तो डेविएशन में कितना फर्क पड़ गया है? 2 थीटा। यानी पहले जहां रे जा रही थी वहां से कितना और टर्न कर गई है? 2 थीटा। यानी पहला जितना डेविएशन हो रहा था उसमें कितना फर्क और पड़ गया है? 2 थीटा। यानी रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो रोटेट बाई 2 थीटा। ऐसे कह सकते हैं डेविएशन चेंजेस बाई 2 थीटा और रिफ्लेक्टेड रे rotate by 2 theta in same sense क्यों? मुझे बताओ मिरर मैंने किस सेंस में घुमाया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो रे पहले से अब जहां घूमी है क्या वो भी एंटी, जिस सेंस में मिरर घूमा है उसी सेंस में रे घूमी है। क्या ये दोनों बातें क्लियर है? क्या मुझे लगता है ये डायग्राम बेटर है, तो मुझे यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, सब रेडीमेड है, काफ़ी मेहनत करके मैंने बनाया है, तो यहाँ तो मेहनत बचा सकता हूँ ना। नहीं घूम रहा, हटा दे भाई। दो मिरर आपस में किसी एंगल पर इंक्लाइंड हैं, मान लिया इनके बीच का एंगल थीटा है, और कोई रे किसी एक मिरर पे पहले इंसिडेंट किया जाता है। मान लिया मैंने इस मिरर पे रे इंसिडेंट किया है, तो इस रे का भविष्य क्या है? पहले यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा और फिर यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, दो जगह रिफ्लेक्ट करेगा।
पहले यहां रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहां रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। और अल्टीमेटली ये रे इस मिरर से टकराते हुए वापस जब जाएगी तो ये उसका अल्टीमेट पाथ है, आखिरकार यहां से गई है। तो अगर मैं कहूं बताओ पहले मिरर ने इसकी टर्निंग करी होगी कि नहीं, कितनी, पहले मिरर ने इसकी टर्निंग करी होगी 180 माइनस 2 अल्फा। फिर थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस एंगल को बीटा मान लूं तो दूसरी मिरर ने भी इसकी टर्निंग कितनी करी होगी, 180 माइनस 2 बीटा। नहीं तो पता है टर्निंग ओवरऑल कितनी हो गई, अरे 180 माइनस 2 अल्फा पहले, 180 माइनस 2 बीटा बाद में, तो टोटल कितनी हो गई 360 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यानी ये वाली टर्निंग डेविएशन 1 है, जो कितना होगा 180 माइनस 2 अल्फा 1, और ये डेविएशन 2 है, ये वाला, ये कितना होगा 180 माइनस 2 डेल्टा 2 बीटा। तो ओवरऑल डेविएशन कितना हो गया, यानी ये रे पहली टर्निंग यहां करी, दूसरी टर्निंग यहां करी, 2 बार टर्निंग करी कि नहीं, तो ओवरऑल डेल्टा कितना होगा, वो होगा 360 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। ये बात सबको समझ आ रही है? मैं यार एक और तरीके से ये शो करने वाला हूं कि अल्फा बीटा थीटा से कैसे रिलेटेड है। बताओ, अच्छा ये एंगल कितना है, ये एंगल है 180 माइनस 2 अल्फा, सॉरी ये एंगल है, देखो यार ये नॉर्मल है, यस ये 90 माइनस अल्फा, और ये कितना है, तीनों एंगल का सम किसी ट्राइंगल में क्या होता है, हाँ 180। तो जरा देखो 90 और 90 180, 180 से खत्म हो गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, यानी ये आंसर कितना आ गया 360 माइनस 2, 360 माइनस 2 थीटा। यार ये आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग आया है। आंसर ऐसा आया है जैसे कि इसका ना अल्फा से लेना देना है ना, क्या अल्फा बदल जाएगा तो बीटा भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। आंसर अल्फा बीटा से इंडिपेंडेंट आया है, यानी यार डेविएशन इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने रे को किस एंगल पे डाला है, इस बात पे फर्क पड़ता है कि मैंने मिरर को किस एंगल पे रखा है। तो यार ये बड़े इंटरेस्टिंग आंसर है कि ऐसा विश्वास नहीं होता कि हम इसका अल्फा बदल दें तो भी डेविएशन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि बीटा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, इस तरह से एडजस्ट करेगा कि आंसर पे कोई फर्क, यानी यार ये बात जरा नोटिस करने के लिए लिखना पड़ेगा, डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैंने अल्फा लिखा था उससे ये इंडिपेंडेंट आया है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा, दैट इज व्हाट, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। ये डायग्राम 1 है,
ये डायग्राम 2 है, तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है इक्वल, चौथा ऑप्शन है कांट से। मेरा क्वेश्चन समझे, दो सिचुएशन है, एक मेरे 20 डिग्री पे इंसिडेंट करी है, एक मेरे 40 डिग्री पे इंसिडेंट करी गई है, किस पे डेविएशन ज्यादा होगा? बोलो। इक्वल ही होगा, यही तो बता रहा हूं इतनी देर से। क्या आंसर किस पे डिपेंड करता है? 60 डिग्री पे, यानी अल्फा बीटा, अल्फा पे डिपेंड। तो बता सकते हैं इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? अरे डेविएशन कितना होगा? 360 माइनस 2 इंटू 60, यानी कितना आएगा? 240 डिग्री। बात समझ में आ रही? इसमें भी 240 आएगा और इसमें भी 240। राइटर कैसे भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तुम्हें अपनी बात पे टिके रहना है। राइटर नहीं चाहता कि सही सलामत कोई आंसर लिखे, वो फेवर नहीं करेगा, ऐसे गंदे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हें लगेगा कि शायद मुझे अपना आंसर बदल लेना चाहिए। क्या तुम लोग राइटर के जाल में नहीं फंसोगे? क्या लगता है तुम लोग राइटर के जाल में फंसोगे कि नहीं? नहीं ना? क्या नाम तुम्हारा? विशाखा। राइटर का जाल तुमको डेविएट कर सकता है या नहीं? हाँ, कर सकता है, इससे पता चल रहा है। इतना टाइम लग रहा है, इसका मतलब करेगा। तो जरा देखें राइटर का जाल। ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, जरा नॉर्मल दिख नहीं रहा है, कि बीच में लाइन जो खिंची है इधर दिख रही है? दिख मुझे भी नहीं रही, लेकिन मानो कि बीच में लाइन खिंची है। ठीक है, मैं बना देता हूं। ठीक, मेरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो इस पे लिखा नहीं है। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर व्हाट आई डेविएशन इज 180 डिग्री। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं। फॉर व्हाट आई, व्हाट वैल्यू ऑफ आई, आई फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे become parallel to incident, ऑप्शन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आई फाइनल रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ऑप्शन दिख रहे हैं भाई? इसको भी दिखाना है। तीन नंबर भाई, दोनों दिखाना है ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्या दिमाग में अंदर से आवाज आ रही, कह रहे कहना क्या चाहते हो? हाँ, लास्ट, चलो लास्ट वाले हाथ उठाएं। कितने लोग सेम आंसर देना चाहते हैं? कितने लोग कहते हैं ऑल है? कितने कहते हैं 60 डिग्री है, 45, 30? सोच ले आराम से। ये राइटर का फेंका हुआ जाल है जिससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, अभी मैं इसमें चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं।
एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ये तो बड़े आराम से बता दोगे। कितना होगा? क्या होगा? 360 माइनस 2 इंटू, भाई दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 90 है, तो ये कितना आएगा? 180। अच्छा मुझे बताओ, एक रे ऐसे गिरी है और वो 180 पे वापस गई है, तो ये और ये पैरेलल बोले जा सकते हैं कि नहीं? ध्यान देना भाई, 180 है तो लाइट की जो रेज होती हैं उनमें कोई तीर थोड़ी बना होता है जो तुम कहोगे ये दोनों पैरेलल नहीं सर, एंटी पैरेलल हैं। बिल्कुल, कोई कह सकता है सर ये पैरेलल कहां है, ये तो एंटी पैरेलल है, लेकिन क्या लाइट की रेज में कोई तीर बना होता है क्या कि हम कहेंगे ये एंटी पैरेलल है? इनको भी पैरेलल ही बोला जाएगा। अब जरा ध्यान से समझें, फिर से क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन में एक तरह से ये कहा गया है घुमा फिरा के कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर 180 डिग्री, एट 180 डिग्री या डेविएशन बिकम 180। यार 180 डेविएशन इसका होना है, ये तो तुम वैसे ही बता पा रहे हो। ये क्वेश्चन वाला ना बताता तो क्या तुम नहीं जान जाते कि दोनों रे 180 पे आने वाली हैं? क्या क्वेश्चन बताने वाला इतनी मदद ना करता तो भी तुम बता देते कि ये रे और ये रे कैसी होने वाली है? पैरेलल। 180 भी पैरेलल ही कहा जाएगा। वैसे तो 0 पैरेलल होता है, बट लाइट रे में 180 भी पैरेलल ही है। तो चलो यार, फिर से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि आई का आंसर 45 होगा, हाथ उठाएं। 30 होगा, हाथ उठाएं। 60 होगा, हाथ उठाएं। ऑल होगा, हाथ उठाएं। नन होगा, हाथ उठाएं। क्या नन? अभी भी अपने आंसर पर टिके रहना है। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ ये एंगल मैंने अल्फा पे डाला है, हाँ? अगर मैंने ये एंगल अल्फा रखा है, 30 रखा है मान लिया, तो डेविएशन 180 है। अगर मैं इसको 40 कर दूंगा, डेविएशन वही रहेगा या बदल जाएगा? तो अगर मैं इसको 60 कर दूं तो डेविएशन क्या होगा? वही रहेगा। यही तो पढ़ा है अभी अभी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब 45, 30, 60 सब में ये दोनों रे आपस में पैरेलल होने वाली हैं। राइटर बहुत चालाक है, ऐसे पूछने की क्या जरूरत थी? अगर तुमसे ये कोई पूछता कि बताओ इसका डेविएशन कितना होगा, तुम बता देते। कितना होता है? 180। तो 180 निकालने के लिए आई का कोई रोल है क्या? तो आई कुछ भी हो, डेविएशन क्या रहेगा? तो कुछ भी मतलब ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, सब हो, कुछ भी हो, तो सारे आंसर सही हैं। क्या अभी बात नहीं समझ में आई? लेकिन जब राइटर सोच लेता है कि गलत कराना है तो गलत करा लेता है। तुम्हें सोचना है उस समय कि ये रे और ये रे पैरेलल तो वैसे ही होना चाहिए जब ये 90 डिसाइड हो गया। आई कुछ भी बना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑल। हालांकि इतना जाल फेंकेगा नहीं, वो सीधे सीधे पूछेगा कि डेविएशन बताओ, तो बता देना। ये तो मैंने ऐसे ही मतलब तुम लोग गुमराह करने के लिए, कितना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बीच में हिलाते रहना चाहिए ताकि कोई कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। तुमने क्या आंसर दिया था? अच्छा, इसका मतलब तुमको याद हो गया। हाँ आया था ये, हाँ एलन की टेस्ट सीरीज में, आकाश की टेस्ट सीरीज में आएगा, क्योंकि वो लोग एग्जाम पर कम तवज्जो देते हैं, दुनियादारी को ज़्यादा देते हैं। चलो एक एक करके लोग आंसर बताएंगे, खुश हो लें थोड़ी देर के लिए। आसान क्वेश्चन सोच लें पहले तो, अपना आंसर सेव कर लें मन में। क्या मैंने जल्दी मिटा दिया?
सब दिया है इसमें। विशाखा, क्वेश्चन देखें नहीं तो 0 नंबर आएंगे। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? देखो हम लोग जो है ना डायग्राम बना बना के देखते हैं तो सब कुछ आसान रहता है, बट लैंग्वेज चीजों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती है। हाँ भाई बताएं जरा पहले का आंसर। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं। तो इसका आंसर सही ए है। कैसे क्या ये बताओ? एक प्लेन मिरर में रे नॉर्मली गिरी है तो उसका आई कितना है भाई? रे भी यही है और नॉर्मल भी यही होता है। नॉर्मल तो मिरर के नॉर्मल बनाया जाता है, तो बताओ रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है? तो आई 0 है तो आर भी 0 ही होगा। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन, बोलना नहीं है, सोच ले आराम से, सोच ले पहले, इतनी जल्दी नहीं, -1 भी आ सकता है। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले, डी वाले। विशाखा, तन, ये थोड़ा अलग है, इस पे मैं आता हूं अभी। एक प्लेन मिरर 3 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तुम एंगुलर स्पीड पे ज्यादा ध्यान दो। 3 रेडियन इन 1 सेकेंड, इस पे ध्यान दो। 3 रेडियन इन 1 सेकेंड ऐसे घूमता है। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने रेडियन 1 सेकेंड में घूमेगी? अगर मिरर थीटा से घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमती है। आज पढ़ा है कि नहीं? अगर मिरर, हाँ तो ये तो होगा ही। मिरर, प्लेन मिरर रोटेटेड एंगुलर स्पीड 3 रेडियन पर सेकेंड, तो कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। अ लाइट बीम इंसिडेंट ऑन इट, ऐसा कुछ है, अ लाइट बीम इंसिडेंट ऑन इट, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम क्या होगा? बात क्लियर है? जब मिरर घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे उससे डबल घूमती है ना? तो 3 रेडियन घूमा है तो वो कितना घूमेगा? 6 रेडियन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला एकदम सीधे सीधे नहीं पूछता, कुछ तो लैंग्वेज बनाएगा। तो हमें इतनी क्रिएटिविटी चाहिए, सब कुछ पढ़ के हम नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ नयापन हो ही सकता है। फिगर नहीं दिया है, मगर इमेजिन कर सकते हो इतनी लैंग्वेज से। चलो फिगर नहीं दिया है, यस वही है इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्योंकि यार 2 मिरर 90 पे हैं, राइट एंगल, यहाँ यहीं पे सारा जवाब मिल गया। राइट एंगल पे है तो 180 पे रह जाएगी, और 180 का मतलब क्या हो गया? पैरेलल। तो पैरेलल होने के लिए 90 बोलना ही काफी है, उसके लिए आई पता होना काफी जरूरी नहीं है। बात क्लियर है? ये क्या है? इसका भी डायग्राम नहीं, मैं बता देता हूं। ये ऐसे 2 मिरर हैं, एक रे नीचे वाले के पैरेलल आती है और आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन इस वाले के पैरेलल चली जाती है। पहले इसके पैरेलल आई, फिर चली गई किसके पैरेलल? इसके पैरेलल, ठीक है, ऐसे चली गई।
तो क्वेश्चन पूछा ये थीटा कितना होगा, ये डायग्राम है, ये थोड़ा सोच समझ के बताएं। मिरर के नाम है पैरेलल टू प्लेन मिरर इफ द रे पैरेलल टू ओबी, ओबी के पैरेलल ये रे आई है और ओए के पैरेलल ये रे वापस गई है, दो मिरर हैं। रे पैरेलल टू ओबी स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट पी, पी पर ये स्ट्राइक करी है और रिफ्लेक्शन के बाद जब वापस हुई है तो किसके पैरेलल है, ओए के पैरेलल है। कोई क्लू, कुछ ज्योमेट्री, कुछ कोई क्लू नहीं। नो क्लू। नो आइडिया, कुछ थोड़ा बहुत ज्योमेट्री लगाओ शायद आइडिया लगे। देखने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही सही आंसर है। क्या लग रहा है देखने में? क्या लग रहा है? यही सही आंसर है, 60 डिग्री सही आंसर है। आइडिया क्या है, जैसे मैंने कहा ये नॉर्मल है। अच्छा बताओ, ये दोनों आपस में पैरेलल बोले गए हैं तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? अच्छा तुम्हें पता है नॉर्मल के इधर का सीन और इधर का सीन बिल्कुल एक जैसा होता है, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब देखो जरा, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? भाई पैरेलल की ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, एक सीधी लाइन अगर दोनों को कट करेगी तो बराबर एंगल होते हैं। अब बताओ अगर ये थीटा है तो नॉर्मल के इधर का सीन एक जैसा होता है तो ये भी क्या होगा? अब किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल थीटा हों, ऐसा कब होता है? जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, मतलब थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। बात समझ में आ रही? मगर ये कोई जवाब नहीं है, देखने से लग रहा है। हमें कुछ तो आइडिया लगना चाहिए, ज्योमेट्री मेट्री कुछ लगा के ही आंसर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। तुम किस तरह दिए थे? अब कैसे पता चला? तो यार ये जितनी बातें अभी हमने करी हैं वो सब डेविएशन को लेके या सिंगल रे को लेके करी हैं। और अब हम लोगों को बात करना है इमेज की। जब भी हम इमेज की बात करते हैं तो उसमें एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा रेस इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं यहां पर यार एक प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है इसका डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूं। तुम कर रहे हो? कितने डिग्री पे किया? अरे 24 कर दो यार, ठंडा लग रहा है। नहीं लग रहा
किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज, ये थोड़ा बड़ी करके आंख दिखाया है ताकि तुम्हें वो फीलिंग आए कि हाँ बहुत सारी रेज आंख को जा रही हैं। वही इतनी छोटी सी रेज आंख होती है तो समझ में मुश्किल आता है। क्या ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज आंख को जा रही हैं? तो आंख जज कर रही है इन क्राउड की मदद से कि वो कितना दूर या पास है, एक चीज। और इन्हीं क्राउड की मदद से कलर इंफॉर्मेशन भी आ रही है, रेज की मदद से कलर इंफॉर्मेशन भी आ रही है। यानी रेज का कलर इंफॉर्मेशन भी रेज से मिल रहा है आंख को, और कितना दूर या पास है ये सेंस इस एंगल से कहीं ना कहीं मिल रहा है। अगर ये एंगल कम होता मतलब पास होता, दूर छोटा है तो दूर है। अब मैं कह रहा हूं कि सोचो कि ये ऑब्जेक्ट यहां ना होता, किसी मिरर के सामने होता ये ऑब्जेक्ट। देखो प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज के साथ क्या होता? इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हर रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से वापस आती। क्या बताओ? यहां अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो आई और आर सेम होगा, यही इस रे के साथ होगा, यही इस रे के साथ, यही सारी रेज के साथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना है कि नहीं? तो मुझे बताओ ये जो रिटर्निंग रेज हैं उनका कलर क्या है? मिरर का तो कोई कलर होता नहीं, मिरर ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। तो जो कलर इंफॉर्मेशन है वो किसकी है? ऑब्जेक्ट की। मगर जिस अंदाज में ये रेस रिटर्न कर रही हैं, क्या आंख तो उस लौटने वाली रेस से अंदाजा लगाएगी कि वो इंफॉर्मेशन पीछे कहीं से आ रही है? यानी ये जो डॉट है वो आंख को इन रेस के पीछे कहीं यहां महसूस होगा। यही होता है कि नहीं? जब हम मिरर पे अपना चेहरा देखते हैं तो हमें अपने पीछे नजर आता है कि पीछे है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से रेज आ रही है आंख यही अंदाजा लगाई कि वो रेज पीछे से आ रही है। नहीं तो क्या ये डॉट यहां यहां तो नजर आएगा। अगर आंख इधर देखे आंखें झुका के तो इधर भी नजर आएगा, लेकिन अगर आंख मिरर से आती हुई रेज को देखेगा तो मिरर को क्या लगेगा, आंख को क्या लगेगा कि इंफॉर्मेशन पीछे से आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? अरे इसको क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? इमेज है। तो आंख को धोने वाला जो धोखा है उसी को हम क्या बोलते हैं? इमेज। और अगर आंख को होने वाला धोखा बहुत बड़ा वाला धोखा है तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये बड़ा वाला धोखा है। बड़ा धोखा क्या? कि क्या मिरर के इस तरफ कुछ भी है? अरे सारा खेल तो इस तरफ हुआ है, इस तरफ तो बस धोखा ही हुआ है। क्या यहां रेस गई भी है? नहीं। तो ये ज्यादा बड़ा वाला धोखा है। यानी अगर रेस का कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसका मतलब सारा खेल दिमाग का है। दिमाग को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रेस कहां से आ रही है? उधर से। तो वो जो लोकेशन है उस लोकेशन का नाम क्या होगा? वर्चुअल इमेज। यानी एक प्लेन मिरर सचमुच के एक ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बना रही है? तो ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। और इमेज कैसी है? वर्चुअल। यानी एक प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। तो ऑन पेपर यार इतनी सारी रेस दिखाने का फैशन नहीं है, तो मैं फैशन के हिसाब से दो रे बना देता हूं बस, एक ये रे और एक ये रे। क्या ये रे और इन दोनों का कटिंग पॉइंट पीछे दिखा देता हूं। मैं बता दूं यार, देखो विजुलाइज करने का फैशन अलग होता है और किताब में लिखने का फैशन अलग होता है। मैं तो बहुत दिनों तक यही नहीं समझ पाता था कि अगर हमें ये इमेज देखना है ऑब्जेक्ट की और आंख इधर है तो एक ही रे तो मिली, दूसरी रे आंख को मिली नहीं, तो ये कटिंग पॉइंट कैसे मिलेगा? तो फिर मैंने जो है अगल बगल बहुत सारी रेज बनाई ताकि ये महसूस हो क्या एक ही आंख को ये वाली और ये वाली दोनों रे मिल सकती है क्या? तो कोई अक्लमंद ये भी कह सकता है सर आंखें तो दो होती हैं तो एक आंख को ये तो ऐसे भी नहीं चलेगा, एक ही आंख को दोनों इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए तब वो इमेज नजर आती है। इसीलिए मैंने आंख बड़ी दिखाई है। ठीक है, आंख बड़ी हो चाहे छोटी हो, क्या रेज तो अगल बगल होती है। अगर आंख बहुत छोटी होती तो क्या उसके अगल बगल बहुत सारी रेज नहीं होती? रेज की मैं बता दूं कोई एग्जैक्ट काउंटिंग थोड़ी हो, तो इंटेंसिटी है, कंटिन्यूटी में होता है ना? तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। और ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। तो क्या प्लेन मिरर
रियल इमेज बनाता है या नहीं? क्या प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है? क्या प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाता है? और बनाता है तो रियल इमेज होती क्या है? क्या प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाता है? तो रियल इमेज होती क्या है? अगर मैं एक प्लेन मिरर बनाऊं और इस तरह से रेज मिरर को टकराएं सच दैट कि इनका कटिंग पॉइंट यहां आ जाए, तो क्योंकि अब ये कटिंग पॉइंट सच में एग्जिस्ट करता है तो ये इमेज क्या कहलाएगी? ये इमेज क्या कहलाएगी? लेकिन बात आती है, सवाल बड़ा ये है कि ये इमेज है किसकी? जैसे बताओ, यहां ये डॉट था, उसकी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई और फिर बाद में आपको वो डॉट यहां नजर आया, तो डॉट का डॉट नजर आना इज अ मीनिंगफुल थिंग। लेकिन अब अलग अलग हिस्सों से आई हुई इंफॉर्मेशन एक ही जगह मर्ज हो जाए तो क्या वो कुछ मीनिंग देगी? जरा इस बात को समझे जरा। ये मैंने कौन सी इमेज बनाई है? रियल बनाई, वही दिखाया है, थोड़ा रेंज ज्यादा बढ़ा दी है। आंख नीचे से ऊपर तक कहीं भी घुमाए आपको वहां पे इमेज नजर आएगी। और ये मैंने कौन सी इमेज बनाई है? इससे पहले क्या बनाई थी? ये वाली क्या थी? ये तो वर्चुअल थी, ये तो वही है भाई। आंख को वहां लग रहा है कि इमेज है तो ये कैसा है? वर्चुअल है। और अब ये रियल है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये रियल इमेज है किसकी, तो तुम कहोगे अलग अलग हिस्सों से आई हुई इंफॉर्मेशन एक जगह मर्ज कर गई है। तो यार अलग अलग डॉट से आई हुई इंफॉर्मेशन अगर एक डॉट बना ले तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या ये सारी रेज एक डॉट की हो सकती है? एक केस में तुम्हें पता है एक लेंस एक डॉट से आने वाली रेज को एक जगह इकट्ठा कर देती है। यानी इस लेंस के पीछे क्या है? इस लेंस के पीछे एक ऑब्जेक्ट है। लेंस का पूरा सीन इसमें बना नहीं है। मैंने कहा ये लेंस ये सारी रेज को वहां भेज रहा है, तो इसका मतलब लेंस के पीछे क्या होगा? लेंस के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन को लेंस कहां इकट्ठा करने वाला है? इधर। लेकिन इधर करना चाह रहा था, ये सारी रेज उसने वहीं के लिए भेजी थी, मगर रास्ते में क्या आ गया? मिरर। तो जो डॉट यहां बनने वाला था वो डॉट यहां बन गया। क्या ये बात जनता समझ पा रही है? जो डॉट यहां बनने, यानी क्या ये सारी रेज एक डॉट की इंफॉर्मेशन लेके ही चली थी? भाई डॉट से चली, डॉट बनाने के लिए चली, मगर अब रास्ते में मिरर आ गया तो वो क्या करे? भेजी तो उसने डॉट बनाने के लिए थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यार उस इमेजिनरी डॉट जो बना ही नहीं का भी नामकरण करते हैं। क्या नामकरण करते हैं? उस डॉट का नामकरण करते जो बना ही नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नाम क्या है? वैसे तो मुझे ये भी कभी हजम नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट कैसे वर्चुअल हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट है, बट इस चीज का नाम हमने क्या रखा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये नेमिंग है जस्ट, ये कोई चीज है ही नहीं। तो क्या अगर ये इंफॉर्मेशन ये डॉट यहां बनने वाला था उसी वजह से तो यहां बना है, तो मैं कहूंगा ये इमेज इस डॉट का नतीजा है जो बना नहीं है। ये इमेज इस डॉट का नतीजा है जो बना ही नहीं, और उस डॉट का नाम क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इस इमेज का नाम क्या है? रियल इमेज। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यानी यहां पर ये सारी रेज जो यहां एक डॉट बनाने वाली थी उस डॉट का नाम है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? रियल इमेज। तुम्हें इतनी सारी रेज बनाने नहीं, केवल दिमाग में बिठाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें रे ऑप्टिक्स की हमको समझ नहीं आती क्यों होती हैं। दो लाइनें बना के किताब में समझा दिया गया है, तो मुझे परेशान करती थी, इसलिए मैंने हर चीज़ का कारण ढूंढा है। इतनी रे के बाद कम से कम रियलाइज तो होता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? रियल इमेज। और ये क्या अब तुम श्योर हो कि ये ऑब्जेक्ट ये इंफॉर्मेशन किसी डॉट की हो सकती है? ये किसने भेजी है? किसी लेंस ने। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है? रियल। अभी ये दोनों चीजें मैंने समझाई हैं। मैं चाहता हूं कि
केवल मिरर पे ही नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया ये सब में समझ में आना चाहिए। हाँ भाई, ये जो इमेज बनी है ये रियल है या वर्चुअल है? ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। तो मैं अब दो चीजें बताने वाला हूं, इमेज हाँ, इमेज और ऑब्जेक्ट। चलो मैं दो बातें लिखने वाला हूं, ऑब्जेक्ट भी कैसा हो सकता है? रियल एंड वर्चुअल। और इमेज भी कैसी हो सकती है? इमेज भी कैसी हो सकती है? रियल और वर्चुअल। इन सब में अंतर कैसे करेंगे? हाँ, तो जो रियल ऑब्जेक्ट होता है इसकी जो रेज होती हैं, ये रेज हमेशा किसी सरफेस पे पड़ती हैं तो कैसी होती हैं, है ना? रियल ऑब्जेक्ट हैज डाइवर्जिंग रेज, यानी एक डॉट, रियल डॉट हमेशा डाइवर्जिंग रेज देता है। रियल डॉट ऑलवेज गिव्स डाइवर्जिंग रेज। वर्चुअल डॉट, मैंने थोड़ा देर पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखाया था, तो बताओ वो मिरर पे कैसे पड़ा था? ये ऐसे इकट्ठा होने वाला था, ये यहां इकट्ठा होने वाला था। तो वर्चुअल डॉट ऑलवेज हैज कन्वर्जिंग रेज फॉल ऑन सरफेस। यानी यार वर्चुअल डॉट की रेज कैसी होती हैं? कन्वर्जिंग। और रियल डॉट की रेज कैसी होती हैं? डाइवर्जिंग। इमेज में क्या अंतर है रियल और वर्चुअल? तो इमेज में क्या अंतर है कि रियल इमेज जब भी बनती हैं तो उनका एक कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और जब वर्चुअल इमेज बनती हैं तो उनका कोई कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो, मैंने कहा रियल इमेज में क्या होता है? देयर विल बी एन एक्चुअल कटिंग पॉइंट। Rays appear to come from a point that does not exist। दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? रियल इमेज जब बनती है तो सही में कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और वर्चुअल में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि कहीं से आ रही है बट ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट। चलो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मुझे बताएं, इधर ध्यान दें जरा। ये एक ऑब्जेक्ट था, गौर करें जरा, ऑब्जेक्ट से रेज चली और किसी मिरर से टकरा के वापस आ गई, यानी यहां की रेज दोबारा यहां इकट्ठा हो गई। तो बताओ ये इमेज कहलाएगा कि नहीं? अरे आंख को धोखा दे रहा है कि नहीं, यहां से रेज आ रही, वो इमेज रियल है या वर्चुअल है? तुमने इससे पहले, हाँ बोलो, ये इमेज है कि नहीं? पहले तो क्वेश्चन है, इमेज है, आंख को धोखा दे रहा है, रियल है या वर्चुअल? क्या ये रेज यहां से निकली, टकराई और दोबारा कट करके आगे बढ़ी हैं, तो कटिंग पॉइंट एक्चुअली एग्जिस्ट, तो ये कैसी इमेजेस है? रियल। ये कॉन्सेप्ट पूरी रे ऑप्टिक्स में नहीं बदलेगा जो मैं यहां बता रहा हूं। अगर एक बार क्लियर हो जाए तो सब जगह क्लियर है, नहीं तो फिर सब जगह कंफ्यूजन है। और मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि एकदम बिल्कुल ईज आ जाए दिमाग में, कुछ एफर्ट न लगे। चलो, ये रेज निकली, टकरा के वापस गई, और आंख को ऐसा लगा कि इंफॉर्मेशन पीछे कहीं से आ रही है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल, क्योंकि आंख को लग रहा है कि एक कटिंग पॉइंट है।
चलो अभी तक मैं रिफ्लेक्शन दिखा रहा था और मैं रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूँ। देखो रिफ्रैक्शन मेरे आर पार हो जाती है, ये सारी रेज आर पार हो रही हैं और नॉर्मल की तरफ झुक गई हैं क्योंकि डेंसर मीडियम है। तो बताओ ये सारी रेज एक जगह पे कट करी है, कहाँ, इस जगह पे। तो आंख कहाँ होना चाहिए उसके बाद। अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल को देखने के लिए आंख कहाँ होना चाहिए और वर्चुअल देखने के लिए आंख कहाँ होना चाहिए। तो यार कटिंग पॉइंट के बाद आंख है, ये रियल इमेज है या वर्चुअल? क्यों? क्योंकि कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है और उसके बाद अगर रे की टर्निंग इतनी जबरदस्त ना हुई होती, देखो रे थोड़ा कम टर्न करी तब, क्या रे की टर्निंग अगर इतनी जबरदस्त ना हुई होती तो आंख को ऐसा लगता क्या ये रेज आगे कहीं मिलने वाली थी नहीं, तो आंख यहीं आ जाए, फिर आंख क्या वेट करेगी, तो आंख वहां क्या करेगी बाद में जाके, यहीं से इनको रिसीव करे तो आंख को क्या लगेगा कि इंफॉर्मेशन पीछे से आ रही है, रियल या वर्चुअल। समझ गए? चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, रूल एक ही है। आंख को ऐसा लग रहा है कि कटिंग पॉइंट पीछे है बट ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल, और ये क्या है, रियल। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक रेज of a point object after reflection actually cut at a point, है ना, बस इतना ही है, यानी कटिंग पॉइंट एक्चुअली एग्जिस्ट। रेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, मैंने इसको और जनरलाइज लिख दिया है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन, रूल एक ही है ना, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो क्या हो गया, वर्चुअल। ये सारी बातें दो दो लाइनें, दो दो मतलब बना सकते हो ऐसे, मतलब दो दो रे बना के अपने आप को समझा सकते हो। मैंने यहाँ पे रियल के कुछ फोटो बनाए हैं और वो कुछ वर्चुअल के फोटो बनाए हैं। ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। पूरी रे ऑप्टिक्स में ये कॉमन बात है कि कटिंग पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो रियल है वरना वर्चुअल है। उसी में बनाए रखो, बच्चे नोट कर लेंगे ऑनलाइन वाले। इसकी शीट अगली क्लास में मिलेगी। अभी प्लान नहीं था ना, कुछ अचानक से टॉपिक बदल गया, क्या करें। वर्कबुक क्या होता है? अभी किसी को रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन शीट मिलेगी। तुम्हारी लिखने की आदत छूट गई, इन लोगों की तो लिखने की आदत बनी है, क्यों बिगाड़ना चाहते हो। फिर लास्ट के टॉपिक्स में वर्कबुक मिलेगा।
खैर फिर से हम लोग वापस प्लेन मिरर में आ जाते हैं। अब हम फिर से प्लेन मिरर की ही बातें करते हैं। ये इसलिए मैंने बताया है ताकि तुम हर तरह के मिरर के लिए या लेंस के लिए या बाउंड्री के लिए ये कंक्लूजन बना सको कि रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये सारी बातें क्लियर हो जाना चाहिए। इतनी सारी रेज नहीं बनाना बेटा, मैंने कहा 2 रेज से काम चलाओ, फोटो थोड़ी बनाना है, ये तो मैं समझाने के लिए बनाया है। क्या बताओ यहां से नहीं समझ आ रहा ऑब्जेक्ट ये इमेज है, मगर वही क्वेश्चन आता होगा कि दोनों रेज एक आंख को कैसे मिलेंगी। नोट कर लिया भाई? तो यार हम लोग वापस आ जाते हैं। प्लेन मिरर के सामने अगर कोई डॉट रखा है तो उस डॉट की इमेज उसके सामने बनती है। तो यार इस इमेज में क्या खास बात है कि इमेज उसके ठीक लाइन ज्वाइनिंग में है। यानी अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं जो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों में जाएगी तो ये 90 डिग्री से रे पास करेगी, मतलब कि एक ही लाइन में दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एग्जिस्ट करेंगे। एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो लाइन होगी उसी में दोनों एग्जिस्ट करेंगे। दूसरी बात, क्या यहां और यहां की ज्योमेट्री तुम्हें एक जैसी नजर आ रही है कि नहीं? क्या जैसे ये 90 है तो ये भी 90 है, ये जितना एंगल होगा तो ये भी उतना ही एंगल होगा, ये लाइन दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हूबहू सेम है। और जब ट्राइंगल सेम है तो क्या ये दूरी और ये दूरी अलग हो सकती है क्या? यही बात हम यहां भी कह सकते हैं। क्या बताओ ये दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं? क्या बिल्कुल ये ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री जब सेम है तो ये दूरी और ये दूरी अलग हो सकती है क्या? तो बस सिंपल सी बात है, बाय द ज्योमेट्री हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज किसके इक्वल है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है ना? एंड ऑल्सो इमेज इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बात का क्या मतलब है? एक ही परपेंडिकुलर लाइन में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, है ना? एक ही परपेंडिकुलर लाइन में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये एक मिरर है और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये एंगल 30 डिग्री है, 37 डिग्री अच्छा आंसर आता है। कितने दूरी पे? 37 डिग्री। मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट अपनी रेज चारों तरफ छोड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं? ये दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। मिरर इधर है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा ही नहीं है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? मिरर से थोड़ा हट के। तो क्या इसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? कितने लोग बोलते हैं हाँ बनेगी, हाथ उठाएं। कितने लोग बोलते हैं नहीं बनेगी, हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते? बनेगी या नहीं, मेरा क्वेश्चन है।
ओके अच्छा, इमेज बनेगी या नहीं बनेगी वाले हाथ उठाएं, नहीं बनेगी वाले हाथ उठाएं। ये दो ही तो ऑप्शन है भाई, बनेगी या नहीं बनेगी, बोलो क्या लगता है। नहीं बनेगी, कारण ओके, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये लाइन जो लिखी है, यस मुझे क्या पता ये लाइन फेवर करने के बजाय कंफ्यूज करेगी, चलो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट की रेस मिरर पे पड़ना चाहिए तभी तो रिफ्लेक्शन करेगी। तो मैं ये रेस देखो, एक रे ये दिखाया हूं, एक रे ये दिखाया हूं, एक रे ये, बताओ इन रे का क्या होगा। अरे रिफ्लेक्ट करेगी नियम के हिसाब से, क्या नियम थोड़ी भूल जाएगी रे। ये सारी रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से टर्न करेंगे कि नहीं। अब यहां अगर कोई आंख इन रेस को रिसीव करने के लिए तैयार बैठी हो तो क्या इनका कटिंग पॉइंट आंख को नजर आएगा कि नहीं। तुम जरा देखो इस टीवी के अंदर मेरी इमेज नजर आ रही है, मैं तो उस टीवी के सामने नहीं हूं, जरा टीवी की लाइन मैच कराओ। इसका मतलब इमेज तो बनी है ना। इमेज बनाने के लिए सामने मिरर होना जरूरी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करके देख लो भाई। अच्छा वैसे तो इमेज कोई चीज है ही नहीं, क्या ये बनती है क्या। अरे ये सारा इल्यूजन है आंख का, आंख नहीं है तो क्या इस बात का कोई मतलब है नहीं ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने होना जरूरी नहीं है। क्या तुम्हारे घर पे एक छोटा सा मिरर होता है, क्या अगल बगल की दीवारें नहीं दिखती हैं, तो दीवारें सब मिरर के सामने ही थोड़ी होता है सब कुछ, थोड़ा एडजस्ट करके देखना पड़ता है, दिखता तो सब कुछ है। गौर किया कभी, रोजमर्रा की लाइफ में हमने सब कुछ देखा है मगर कभी गौर नहीं किया। कोई पूछे बताओ इस ऑब्जेक्ट के सामने इमेज कितनी दूर बनेगी, तो एक जवाब तो यही, अगर ये टेढ़ी दूरी यहां से 20 थी तो ये भी कितना होगा 20 होगा, ऑब्वियसली कटिंग पॉइंट 20 पे ही होगा। मगर आमतौर पे इमेज की दूरी का मतलब बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर दूरी होती है। तो मुझे बताओ मिरर की एक लाइन बना दो, रूल अभी ये फेल नहीं हुआ है, क्या ऑल्सो इमेज इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बताओ ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, क्या ये डायरेक्टली फ्रंट पे है कि नहीं है। अब वहां से देखा नहीं जा रहा है तो क्या देख वहां से रहे, लेकिन ये भी तो यही कहेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज आमने सामने है। ये रूल फेल नहीं होता है। भले ये मिरर तुम छोटा करते करते इतना छोटा सा मिरर, इतना छोटा सा मिरर बना दो तो भी इमेज नजर आएगी कि नहीं, आती है भाई। इसमें कविताएं बनी हैं, हिंदी में एक कविता पढ़ा करते थे, राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नंग की परछाई। नहीं सुना कभी तुम लोग, आदि पुरुष के जमाने में पैदा हुए हो तो ये सब कहां सुने होंगे। तो उसमें मतलब एक छोटा सा शीशा अगर कंगन पे लगा है तो उससे भी इमेज देखी जा सकती है। इसमें साइंस थी इसमें साइंस थी कि ये, अब मुझे बताओ ये दूरी कितनी है। अब हम ज्योमेट्री से बता सकते हैं 37 डिग्री है तो ये दूरी कितनी होगी। देखो जरा ये 20 है हाइपोटेनस, तो एंगल के सामने तुम यार साइन थीटा इक्वल टू लगा सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखो परपेंडिकुलर हमें चाहिए और हाइपोटेनस कितना है 20, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 20 साइन 37। ये कभी लगाया कि नहीं, सामने की लंबाई साइन में आती है हमेशा और एंगल से लगा हुआ हमेशा, खैर सामने वाला चाहिए था। साइन 37 होता है 3/5, तो ये कितना आ गया 12, ये कितना आ गया 12, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 12। यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर यहां कोई पूछेगा तो उसका आंसर होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज का आंसर होगा 12। क्या ये बात समझ में आई। पहली बात इमेज बनेगी और दूसरी बात कितनी दूरी पे बनेगी 12। ये बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर दूरी का फैशन है। अब देखने में नहीं लग रहा है तो मैं इतना भी अच्छा चित्रकार नहीं, ये 12 नहीं लग रहा ना, धन्यवाद। ये बात क्लियर है, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने होना जरूरी नहीं है।
ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग आगे करेंगे इसके।